आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 34 करेंगे और ये आपका 8वां चैप्टर है जिसका नाम है गति। आज इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो है दूरी, विस्थापन और चाल। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी वर्कशीट, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में होगी। आपने जब भी हम कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो किस अवस्था में होती है, ये सभी को पता है कि वो गति कर रही होती है। माना कि कोई बॉल यहाँ रखी है और यहाँ से वो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाती है, इसका मतलब बॉल गति में है। और इस तरह की जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको गति कहते हैं। और जो हमारी फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसमें दो स्थितियाँ होती हैं परस्पर। एक होती है वस्तु विराम अवस्था में, दूसरा गतिशील यानी गति करती हुई वस्तु। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है तो वो स्थिर कहलाती है। जैसे पेड़, इमारत, कुर्सी, मेज़, सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। और जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वो गतिशील वस्तु कहलाती है। जैसे चलना, गाड़ी का चलना, ट्रेन का चलना, ये सारी गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब गति 3 प्रकार की होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली है सरल रेखीय गति, जैसे कि इसका नाम है सरल रेखीय गति। रेखीय मतलब एक ही रेखा में गति करने वाली वस्तु, उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है दोलन या आवर्ती गति। जैसे अगर कोई वस्तु एक ही बिंदु के इर्द गिर्द एक ही निश्चित पथ पर गति करती रहती है, माना कि जैसे पेंडुलम है या कोई रस्सी है, उसमें आपने कोई स्टोन यहाँ पे है, अगर ये इधर से उधर यहाँ आती है, ए पॉइंट से, ओ बिंदु से ए पे जा रही है, ए से ओ होती हुई फिर दोबारा बी पे जा रही है, तो ये दोलन और आवर्त गति है। जैसे एक बच्चा झूला झूलता है, इधर से उधर झूला जाता है एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु है और एक निश्चित पथ है इसका कि इसी पथ में ये लेफ़्ट राइट मूव करती रहेगी, तो उसको दोलन गति कहते हैं। उसके बाद आता है घूर्णन या वृत्तीय, जैसे कि इसका नाम है वृत्त की फॉर्म में अगर एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती रहती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कोई साइकिल का टायर है वो घूम रहा है, गाड़ी का टायर है, पंखा है, इन सब में वृत्तीय गति या घूर्णन गति होती है। अब आइए शुरू करते हैं दूरी, विस्थापन और गति के बारे में। जो सरल रेखीय गति है वो एक साधारण प्रकार है और जब भी किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। मतलब हम जब भी कोई चीज़ कंपैरिजन करते हैं एक निश्चित बिंदु से करेंगे जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। अब वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही निर्धारित करेगा कि वस्तु विराम अवस्था में है या गति में है। तो जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति कर रही होती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय की उसने, और एक वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बॉल ए बिंदु से अगर बॉल बी बिंदु तक जाती है तो उसके बीच में जितनी उसने गति की और समय अंतराल पर जितना उसमें चेंज आया वो उसकी गति कहलाती है। तो एक वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित पथ पर के माप को दूरी कहा जाता है। और 2 तरह की राशि होती है, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। तो ये जो दूरी है वो एक अदिश राशि है और ये हमेशा धनात्मक होती है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। माना कि आप कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा सा भी स्टेप रखते हैं तो वो भी दूरी की हुई होती है और वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ परिमाण बताती है। और इसको ऐसा ही मात्रक है जिसमें मापा जाता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है। जब भी कोई वस्तु किसी प्रारंभिक स्थिति, अब 2 स्थिति है, माना कि ए बिंदु से ये जो बटरफ्लाई है यहाँ इस हाउस तक पहुँचना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ए से बी होती हुई जाएगी और बी से सी, एक डायरेक्ट भी जा सकती है ए से सी। तो जब भी कोई भी वस्तु के द्वारा जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कुल दूरी कहलाती है। जबकि एक वस्तु की जो न्यूनतम दूरी है, माना कि ये ए से सी पे पहुंच रही है तो ये न्यूनतम दूरी है, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर
कि जो दूरी है वो है 3 मीटर और 4 मीटर, टोटल 7 मीटर है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ शॉर्टेस्ट पाथ देखें, न्यूनतम पाथ देखें, रास्ता देखें, तो वो सिर्फ 5 मीटर है। तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है और विस्थापन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और उसका परिमाण भी है कि वो 5 मीटर है, इसलिए वो सदिश राशि है। और वो ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, धनात्मक तो होती ही होती है। तो ऐसा ही पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में मापा जाता है। अब आता है चाल। चाल क्या चीज़ है? जब भी कोई वस्तु इकाई समय में दूरी तय करती है उसे चाल कहा जाता है, उसको v से शो किया जाता है और यह एक अदिश राशि, एक एक लाइन इसकी इम्पॉर्टेंट है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। क्यों मापा जाता है? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। एस को दूरी से रिप्रेजेंट, दूरी का सिंबल है, टी टाइम का और वी होता है चाल। तो जब दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। टाइम को मापा जाता है सेकंड में। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। और यह दो तरह की चाल हो सकती हैं, समान चाल और असमान चाल, और इनकी चाल औसत रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ दिखा रखे हैं, जैसे ये समान गति है क्योंकि दूरी और समय एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये वस्तु दूरी यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट है, जीरो है एक तरह से यहाँ जाके। तो वस्तु क्या है? विराम अवस्था में। कई बार पेपर में आ जाएगा, आपको ग्राफ दिया जा सकता है और ग्राफ में आपको बताना है कि वो समान है या विराम अवस्था में है। तीसरा होता है असमान गति, यानी अगर वस्तु असमान दूरी समान समय में, दिए गए समय में असमान दूरी तय करती है, माना कि 1 मीटर है, फिर 5 हो गया, फिर 7 है, तो उसे असमान गति कहेंगे। अब इस वर्कशीट के आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चन हैं वो अपनी कॉपी में करनी है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 34 for the 9th class, and the topic is motion. And today in this worksheet we will discuss about distance, displacement and speed. Everybody know that when the object changes its position with respect to time, along with the time and with respect to other object, then this state of the object is called motion, and change in position of the object with time is also called motion. This is the definition of motion. And in the physics there are two states. One is stationary, that is the body is at rest, or in motion, the body is moving state. When the object does not change its position with respect to stationary object is said to be at rest. For example, tree, pillar, building, chair, table, so many things are there in your surrounding that they are at rest. And similarly, when an object changes its position with respect to other stationary object, the object is said to be in motion, just like walking of a man, moving car, moving train, etc. And on the basis of these two states of motion or rest, there are the motion is of 3 types. One is linear or rectilinear motion, means when the object move along a straight line. Second is oscillatory motion, when the object moves to and fro from its mean position, that I have told you earlier, like swing of a child on the swinging of the child on the swing. And circular motion is the object when it move in a circular path. For example, the cycle, tire of the cycle, tire of the car, the fan, these all are circular motion. And we know that linear motion is the simplest type of the motion, and to describe the position of the object we need a reference point to be noted, and that is called origin. For example, this is the reference point in this picture A, and the reference point of the picture decides the object is in motion or rest. Whenever an object moves from its reference point, it covers a distance in time interval. So the length of the actual path covered by the object is called distance, and it is a scalar quantity. It is always positive and cannot be zero. SI unit of this system is measured in meter, and the distance traveled by the object from initial position to its final position is called distance. For example, this butterfly moved from A to C, so it cover a total distance, actual path 3 meter and 4 meter, then it become 7 meter. But on the other side, the shortest distance covered by the object from initial to final position is called displacement. So if the butterfly cover the path through this way, A to C, in the direct way, this is called the shortest path, and this is called displacement.
and you can also find out the displacement AB square plus BC square, that is equal to AC square. You can also find out if not given in the figure. Now the next topic is speed. The distance traveled by the object per unit time is called speed. It is also a scalar quantity because speed depend upon the distance. Distance is a scalar, so it is also a scalar quantity. As per SI system, it is measured in meter per second. Why it is measured in meter per second? Because distance upon time, distance is always measured in meter and time is measured in second. So its SI unit is meter per second. So motion is also of the two types. One is uniform motion and other is non-uniform motion. If you see this graph, after seeing this graph, it means object is moves equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time. So it is uniform motion and the graph shows the straight path. This graph shows that the body is at rest because the distance is constant and time is increasing regularly, continuously. And in the third case, you can see the graph, the unequal distance was covered by the object in equal interval of time. So it is non-uniform motion. And on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your worksheet notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.